नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प चीज देख रहे हैं, अंग्रेजी सीखने का एक खास तरीका। हाँ। हमारे पास कुछ सामग्री है जिसका नाम है अंग्रेजी सीखने की यात्रा। लगता है किसी पॉडकास्ट जैसा प्रोग्राम है ये, भाषा सीखने वालों के लिए। अच्छा। तो आज हम इसी की थोड़ी पड़ताल करेंगे, मतलब समझेंगे कि इसके पीछे सिद्धांत क्या हैं, कौन सी तकनीकें हैं। देखते हैं कि ये तरीका अंग्रेजी सुधारने वालों के लिए क्या अलग या अनोखा पेश करता है। जरूर। आजकल अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखने के इतने सारे तरीके हैं, है ना? हाँ, बहुत है। लेकिन उनमें से कोई ऐसा ढूंढना जो व्यवस्थित भी हो और साथ में आपको मोटिवेटेड भी रखे, वो थोड़ा मुश्किल होता है। सही कहा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये वाला प्रोग्राम कैसे दावा करता है कि वो सीखने को ज्यादा असरदार बनाता है। चलिए देखते हैं इसके मूल तत्व क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो बात करते हैं सीखने के फलसफे की, जो 3C पर आधारित है। 3C। हाँ, क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट और कंसिस्टेंसी। मतलब स्पष्टता, संदर्भ और निरंतरता। अच्छा। तो क्लैरिटी यानी स्पष्टता के बारे में वो कहते हैं कि जो सिखा रहा है वो जानबूझकर थोड़ी धीमी गति से बोलता है। मध्यम गति। हाँ, और सरल वाक्यों का इस्तेमाल करता है। मुश्किल शब्द आए तो उन्हें समझाता है। ठीक है। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि जरूरी बातों के बीच थोड़ा रुकते भी हैं, ताकि सुनने वाले का दिमाग उसे प्रोसेस कर सके। हाँ, ये जो स्पष्टता है, ये सिर्फ धीरे बोलने की बात नहीं है ना? नहीं। ये असल में एक सोची समझी रणनीति है, ताकि सीखने वाले पर जो संज्ञानात्मक भार है, मतलब कॉग्निटिव लोड, हाँ, कॉग्निटिव लोड, वो कम हो। जब जानकारी साफ सुथरी सदी हुई रफ्तार से मिलती है ना, तो दिमाग पर जोर कम पड़ता है। अच्छा। फिर नई चीजों को समझना, याद रखना वो ज्यादा आसान हो जाता है, बजाय इसके कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाए और सब मिक्स हो जाए। सही कहा, बिल्कुल। और दूसरा C उन्होंने बताया है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ। संदर्भ ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो कहते हैं कि शब्दों को बस अकेले अकेले रटने से बात नहीं बनती, उन्हें असली सिचुएशन में पेश करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है प्रोक्रास्टिनेट शब्द का। टालम टोल करना। हाँ, टालम टोल करना। तो वो सिर्फ इसका मतलब नहीं बताते, अच्छा। बल्कि एक उदाहरण देते हैं कि कैसे छात्र निबंध लिखने में टालम टोल करते हैं। ओके। और फिर समझाते हैं कि इस आदत से कैसे तनाव बढ़ सकता है, काम की क्वालिटी गिर सकती है। हाँ, यानी शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है, किस स्थिति में होता है, वो सब दिखाते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं, चाहे सीखने वाले हों या सिखाने वाले। संदर्भ में सीखना सिर्फ एक अच्छी तकनीक नहीं है। नहीं। ये भाषा को जिंदा करने का तरीका है। जब कोई शब्द किसी कहानी से, किसी स्थिति से जुड़ जाता है, तो वो दिमाग में ज्यादा गहरे बैठता है। हाँ, ये बात तो है। रटने में तो शब्द बस अक्षर लगते हैं ना, संदर्भ उन्हें मतलब देता है, उपयोगिता देता है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा C है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यहाँ कहा गया है कि रोज थोड़ा समय सीखना, जैसे 15-20 मिनट ही सही। बस 15-20 मिनट। हाँ, वो हफ्ते में एक बार 2-3 घंटे बैठने से कहीं ज्यादा असरदार है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कम समय ज्यादा असरदार कैसे? नहीं, ये अजीब नहीं है। ये सीखने के विज्ञान से जुड़ा है। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन या वितरित अभ्यास कहते हैं। अच्छा, स्पेस्ड रेपिटेशन। हाँ, हमारा दिमाग है ना, वो जानकारी को छोटी छोटी नियमित खुराकों में बेहतर पचाता है और सहेजता है। एक ही बार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करना, वो ऐसा है जैसे किसी छलनी में पानी भरने की कोशिश करना, ज्यादातर बह जाता है। हाँ, सही उदाहरण है। तो नियमितता से धीरे धीरे ज्ञान की नींव मजबूत होती है। दिलचस्प बात, स्रोत में ये भी बताया गया है कि हर एपिसोड का एक तय फॉर्मेट होता है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर। हाँ, जैसे शुरू में स्वागत, फिर 2 मुख्य लर्निंग सेक्शन, फिर शब्दावली, फिर रिव्यू और अगले एपिसोड का प्रीव्यू, और आखिर में कुछ मोटिवेशनल बात। क्या इस तयशुदा ढांचे का भी निरंतरता से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। एक जानी पहचानी संरचना सीखने वालों के लिए एक तरह का मेंटल फ्रेमवर्क बना देती है। मेंटल फ्रेमवर्क। हाँ, उन्हें पता होता है कि आगे क्या आने वाला है। इससे सीखने की प्रक्रिया कम डरावनी लगती है, ज्यादा व्यवस्थित लगती है। हाँ, ये बात तो है। और ये एक नियमित आदत बनाने में भी मदद करती है, जो कि निरंतरता का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। जब चीजें जानी पहचानी लगती हैं, तो ध्यान नई जानकारी पर लगाना आसान होता है। ठीक है, तो ये हो गए 3C, स्पष्टता, संदर्भ और निरंतरता। ये इस प्रोग्राम की नींव है। अब आगे बढ़ते हैं। सामग्री में लक्ष्य निर्धारण पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, गोल सेटिंग। वो कहते हैं कि सीखने वाले को ये साफ पता होना चाहिए
कि वो अंग्रेजी क्यों सीख रहा है, करियर के लिए, घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई या बस व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए। ये क्यों जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल विचार नहीं है। नहीं, ये पूरी सीखने की यात्रा के लिए एक दिशा सूचक की तरह काम करता है। जब मुश्किल आती है या कभी मन नहीं करता, हाँ होता है अक्सर, तब यही क्यों आपको याद दिलाता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की वजह देता है। बिना साफ मकसद के सीखना अक्सर दिशाहीन हो जाता है और फिर बीच में छूट जाता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो इसी क्यों को एक ठोस रूप देने के लिए स्रोत स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण की बात करता है। हाँ, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, हाँ, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। और विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। बिल्कुल। सामग्री कहती है कि सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि मुझे अपनी अंग्रेजी बेहतर करनी है। ये बहुत अस्पष्ट है। हाँ, ये तो एक इच्छा हो गई, लक्ष्य नहीं हुआ। स्मार्ट फ्रेमवर्क इसी इच्छा को एक एक्शन प्लान में बदलता है। स्रोत ने कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे इस अस्पष्ट लक्ष्य के बजाय आप ये लक्ष्य रख सकते हैं। बताइए। मैं अपने शौक के बारे में, मान लीजिए बागबानी या फोटोग्राफी, किसी नेटिव स्पीकर के साथ 10 मिनट तक बात कर सकूं बिना मन में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद किए। वाह, ये बहुत स्पेसिफिक है और मेजरेबल भी है। 10 मिनट। हाँ, या फिर एक और लक्ष्य, अगले 1 महीने में मैं अंग्रेजी की थ ध्वनियों का सही उच्चारण करना सीख जाऊंगी। ये भी बहुत केंद्रित है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि लक्ष्य कितने फोकस्ड हो सकते हैं। और इसमें अचीवेबल वाला पहलू भी बहुत जरूरी है। लक्ष्य ऐसे हों जो आपको थोड़ा चैलेंज करें, लेकिन इतने मुश्किल भी न लगें कि आप शुरू करने से पहले ही हार मान लें। हाँ, वरना निराशा होती है। बिल्कुल। और रेलेवेंट यानी प्रासंगिक होना सुनिश्चित करता है कि आपका लक्ष्य आपके बड़े क्यों से जुड़ा हो। जैसे अगर आप नौकरी के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन देने का लक्ष्य ज्यादा प्रासंगिक होगा, बजाय इसके कि आप कविता लिखने का लक्ष्य रखें। सही बात है। और टाइम बाउंड यानी समय सीमा, स्रोत में उदाहरण है, 3 महीने में मैं अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में 5 मिनट की एक छोटी प्रेजेंटेशन दे सकूंगा। समय सीमा एक जरूरी दबाव बनाती है, टाल मटोल से बचाती है। हाँ, और ये आपको अपनी प्रगति ट्रैक करने के लिए एक डेडलाइन भी देती है। स्मार्ट फ्रेमवर्क का हर हिस्सा मिलकर एक बहुत शक्तिशाली योजना बनाता है। स्रोत एक और बड़ी दिलचस्प बात कहता है, अपने लक्ष्यों को लिखो। अच्छा। हाँ, सिर्फ सोचो मत, लिखो। यहां तक कि पॉडकास्ट को रोक कर लिखने को कहा गया है। लिखने से क्या फर्क पड़ता है भला? अरे, लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत शक्तिशाली है। कैसे? जब आप कुछ लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को संकेत देते हैं कि आप इस लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं। ये एक हवाई विचार को एक ठोस कमिटमेंट में बदल देता है। एक प्रतिबद्धता। हाँ, और स्रोत का ये सुझाव कि लक्ष्यों को ऐसी जगह रखो जहां वो रोज दिखें, शायद फोन के वॉलपेपर पर या स्टडी टेबल के सामने। हाँ, ये भी कहा है। ये उस प्रतिबद्धता को लगातार याद दिलाने का तरीका है। इससे मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारण के बाद अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं जो स्रोत सुझाता है। इसमें सीखने वालों के लिए 5 जरूरी वाक्यांश दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल बातचीत में तुरंत हो सकता है। अच्छा, रेडीमेड फ्रेजेस। हाँ, पहला है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज? क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन असल बातचीत में जो हिचकिचाहट होती है ना। हाँ, होती है। उसे कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इससे ये भी पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बस चुपचाप सिर हिला रहे हैं। सही। दूसरा, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इस शब्द का क्या मतलब है? स्रोत कहता है कि ये पूछने में झिझकना नहीं चाहिए। हाँ, नेटिव स्पीकर भी तो पूछते हैं। बिल्कुल। तीसरा, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। मुझे पक्का नहीं है कि मैं समझा। इसे मुझे समझ नहीं आया से थोड़ा ज्यादा विनम्र माना गया है। और ये वाक्यांश बातचीत को रोकते नहीं है। नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को अपनी बात शायद थोड़े अलग तरीके से समझाने का मौका देते हैं। ये बातचीत जारी रखने में मदद करते हैं। अच्छा। चौथा, कुड यू स्पीक अ बिट स्लोअर? क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? स्रोत कहता है अ बिट जोड़ने से रिक्वेस्ट थोड़ी नरम लगती है। पोलाइट। और 5वां वाक्यांश है, दैट मेक्स सेंस नाउ। अब समझ में आया। ये तब बोलने के लिए है जब कोई चीज साफ हो जाए, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया। हाँ,
ये पांचों वाक्यांश मिलकर सीखने वाले को बातचीत में एक तरह का कंट्रोल देते हैं। कंट्रोल? हाँ, नियंत्रण का एहसास। वो सिर्फ सुनने वाले नहीं रहते, बल्कि एक्टिव भागीदार बन जाते हैं। और श्रोत का इन्हें जोर जोर से अभ्यास करने का सुझाव भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी कहा है। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ शब्द याद नहीं होते, बल्कि उन्हें बोलने का आत्मविश्वास बढ़ता है और जरूरत पड़ने पर वो अपने आप जुबान पर आ जाते। ये एक तरह की मसल मेमोरी बनाने जैसा है। मसल मेमोरी, दिलचस्प। अच्छा, वाक्यांशों के साथ साथ सीखने को और गहरा बनाने के लिए 5 रणनीतियां भी बताई गई हैं। स्ट्रैटेजीज। पहली, किसी भी एपिसोड या सामग्री को कई बार सुनना। एक ही चीज को बार बार। हाँ, पहली बार शायद बस जिस समझने के लिए, दूसरी बार नए शब्दों या बारीकियों पर ध्यान देने के लिए, और तीसरी बार शायद उच्चारण और प्रभाव पर गौर करने के लिए। अच्छा, ये परत दर परत समझने जैसा है। हर बार सुनने पर दिमाग अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकता है। इससे समझ गहरी होती है। एक ही बार में सब कुछ पकड़ने की कोशिश करने से बेहतर है कि धीरे धीरे उसे आत्मसात किया जाए। ठीक है। दूसरी रणनीति है ट्रांसक्रिप्ट का इस्तेमाल करना। हाँ, लिखित टेक्स्ट। सुनते समय साथ साथ पढ़ना और फिर बिना सुने जोर से पढ़ना। ये सुनने और पढ़ने यानी 2 अलग इंद्रियों को एक साथ काम में लाता है। विजुअल लर्नर्स के लिए ये खास तौर पर फायदेमंद है। हाँ। और जोर से पढ़ने से उच्चारण का अभ्यास भी हो जाता है। तीसरी रणनीति थोड़ी अलग है, शैडोइंग। शैडोइंग? हाँ, मतलब परछाई की तरह पीछे चलना? हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब स्पीकर के पीछे पीछे दोहराना, एक वाक्य सुनना, पॉज करना और फिर उसी लहजे, रफ्तार और उच्चारण में दोहराने की कोशिश करना। श्रोत मानता है कि ये शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, अजीब लग सकता है शुरू में, लेकिन शैडोइंग भाषा के संगीत को पकड़ने का मतलब उसकी लय, उतार चढ़ाव, इंटोनेशन एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा। ये सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि बोलने के अंदाज को सीखने में मदद करता है। ये शायद सबसे एक्टिव सुनने वाली तकनीकों में से एक है। चौथी रणनीति है नोट्स लेना। नोट्स बनाना? हाँ, एक खास नोटबुक या डिजिटल फाइल बनाना जिसमें नए शब्द, वाक्यांश, ग्रामर के नियम या अपने सवाल लिखे जाएं। नोट्स लेना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। लिखने का जो काम है ना, हाँ, वो खुद याद रखने में मदद करता है। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। एक्टिव रिकॉल? हाँ, जब आप अपने शब्दों में कुछ लिखते हैं तो आप उस जानकारी को प्रोसेस कर रहे होते हैं, सिर्फ उसे ग्रहण नहीं कर रहे होते। सही। और पांचवी आखिरी रणनीति? जो कुछ भी नया सीखा है उसे 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करना। अच्छा, तुरंत? हाँ, चाहे किसी दोस्त के साथ अभ्यास करके, किसी ऑनलाइन फोरम में लिखकर, या यहाँ तक कि अकेले में खुद से बोलकर। ये तो वही यूज इट और लूज इट वाला सिद्धांत है। हाँ, इस्तेमाल करो या भूल जाओ। बिल्कुल। जब हम नई जानकारी का जल्दी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग उसे जरूरी समझता है और लंबे समय तक याद रखने के लिए मार्क कर देता है। ये सभी 5 रणनीतियां मिलकर एक मल्टी डायमेंशनल सीखने का अनुभव बनाती हैं, जो अलग अलग लोगों की सीखने की स्टाइल और जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। श्रोत में एक और वाक्य पर बहुत जोर दिया गया है। क्या? रोज 15 मिनट अभ्यास करना, हफ्ते में एक बार 2 घंटे अभ्यास करने से बेहतर है। ये फिर से वही निरंतरता वाली बात आ गई। बिल्कुल, ये निरंतरता के सिद्धांत का निचोड़ है। सीखने की प्रक्रिया एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाँ। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, जैसे जिम में मसल बनाते हैं ना, वैसे ही दिमाग की क्षमता को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बनाता है। लंबे गैप के बाद एकदम से भारी अभ्यास करना अक्सर थका देता है और उतना असरदार भी नहीं होता। ये छोटी छोटी नियमित जीतें ही हैं जो आखिर में बड़ी सफलता दिलाती हैं। तो इस अंग्रेजी सीखने की यात्रा वाली सामग्री की हमारी इस पड़ताल से ये मुख्य बातें सामने आई। पहला, वो 3C वाला नजरिया, स्पष्टता, संदर्भ और निरंतरता। दूसरा, स्मार्ट लक्ष्यों की अहमियत। हाँ। तीसरा, बातचीत को आसान बनाने वाले कुछ जरूरी वाक्यांश। हाँ। और चौथा, सीखने को गहरा बनाने वाली 5 रणनीतियां। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मूल मंत्र नियमित, केंद्रित प्रयास का है और शायद सीखने की प्रक्रिया को समझने का भी। सही कहा। ये सिर्फ अंग्रेजी सीखने की टिप्स नहीं है। नहीं, बल्कि ये किसी भी चीज को प्रभावी ढंग से सीखने के जो स्थापित सिद्धांत है ना, हाँ, उनका एक व्यवहारिक ढांचा पेश करती हैं। स्पष्टता से समझना, संदर्भ में जानना,
नियमित अभ्यास करना और मापने योग्य लक्ष्य रखना, ये सिद्धांत तो किसी भी स्किल या ज्ञान के क्षेत्र पर लागू हो सकते हैं। ये बात तो है। इन सिद्धांतों को कोई दूसरी भाषा सीखने में, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने में, हाँ, या कोई नया सॉफ्टवेयर समझने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं से एक विचार मन में आता है, क्या होता अगर कोई सीखने वाला, चाहे वो कुछ भी सीख रहा हो, इन सिद्धांतों को, खासकर संदर्भ और निरंतरता को, अपनी सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा बना ले। क्या सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बजाय सीखने का जो अनुभव है वो खुद ज्यादा सार्थक और शायद ज्यादा मजेदार बन सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम कैसे सीखते हैं। इस पर ध्यान देना हमारे नतीजों को कितना बदल सकता है।